वेलकम टू ऑस्कर ऑन पॉइंट, जहां हम ऑस्कर विनिंग बेहतरीन मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप स्पेस के बेइंतहा अंधेरे में अकेले खो जाए, जहां न जमीन हो, न ग्रेविटी, न आवाज, सिर्फ आप और आपकी सांसें, तो क्या होगा? क्या आप हार मान लेंगे या जिंदगी के लिए लड़ेंगे? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फिल्म की जो आपको ये सवाल पूछने पे मजबूर कर देगी। आज की फिल्म है ग्रेविटी, एक साई-फाई मास्टरपीस जो सिर्फ अंतरिक्ष की कहानी नहीं, बल्कि इंसान के दिल, उम्मीद और जीने की जंग की कहानी है। और ये फिल्म इतनी जबरदस्त है दोस्तों कि इसने 10 ऑस्कर नॉमिनेशंस में से 7 जीत लिए, इंक्लूडिंग बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों और कहानी की शुरुआत करते हैं। ग्रेविटी की कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष के गहरे खामोश माहौल में। नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स एक मिशन पे होते हैं, जहां वो हबल स्पेस टेलीस्कोप पे काम कर रहे होते हैं। इनका लीडर होता है मैट कोवाल्स्की, एक एक्सपीरियंस्ड और कैरिस्मेटिक एस्ट्रोनॉट जो अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाता रहता है। उसकी ये आदत बाकी लोगों को थोड़ी सी इरिटेट करती है, क्योंकि वो एक ही कहानी को बार बार दोहराता रहता है। लेकिन इसमें एक गहरी बात छुपी हुई है दोस्तों। कोवाल्स्की जिंदगी के छोटे छोटे पलों को जीता है, उन्हें याद रखता है और उनमें सुकून ढूंढता है। इनके साथ होती है डॉक्टर रेयान स्टोन, एक मेडिकल इंजीनियर और मिशन स्पेशलिस्ट। ये उनका पहला स्पेस मिशन होता है दोस्तों। स्पेस का जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट इनके लिए बिल्कुल नया होता है। वो एक नई हार्डवेयर इंस्टॉल करने आई होती है, लेकिन यहाँ काम करना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि अर्थ पर ग्रेविटी के साथ काम करने की इनको आदत होती है। स्टोन के लिए स्पेस का ये अनुभव एक तरह से जिंदगी के एक नए मोड़ जैसा है, जहाँ पुराने रूल्स काम नहीं करते। वो अपने काम में इतनी डूबी रहती है कि बाकी चीजों से दूर लगती है, जैसे कुछ अंदर से उसे खींच रहा हो। एक खामोशी उसके चेहरे पे दिखती है, लेकिन वो कभी उसके बारे में बात नहीं करती है। आगे कोवाल्स्की स्टोन से पूछता है, स्पेस में तुम्हें सबसे अच्छी चीज क्या लगी? स्टोन कहती है, यहाँ की खामोशी। स्पेस में कोई आवाज नहीं है, ना पक्षी, ना हवा, ना इंसानी शोर, बस एक पिन ड्रॉप साइलेंस। ये खामोशी सिर्फ सुनाई नहीं देती, बल्कि दिल को छूती है, जैसे वो खामोशी स्टोन के अंदर के उस खाली स्थान को भर रही हो, जहां से वो कभी उभर नहीं पाई। ये लोग एक हफ्ते से काम कर रहे होते हैं और मिशन खत्म करने के ही करीब होते हैं। तभी हॉस्टन से एक अर्जेंट मैसेज आता है, मिशन अबॉर्ट करो, तुरंत स्पेसशिप में वापस आओ। ऐसा इसलिए हुआ होता है दोस्तों, क्योंकि रशियंस ने अपनी एक स्पाई सैटेलाइट को मिसाइल से उड़ा दिया होता है, ताकि उसका डाटा किसी के भी हाथ ना लगे। इस ब्लास्ट से अंतरिक्ष में ढेर सारा डेब्रिस यानी कि मलबा फैल जाता है, जो तेजी से घूमता हुआ आसपास के सैटेलाइट्स को तबाह कर रहा होता है। ये चेन रिएक्शन कैसलर सिंड्रोम कहलाता है, जहां एक कोलाइजन से और कोलाइजन्स होते हैं और स्पेस में तबाही मच जाती है। इस डेब्रिस की वजह से इनका कम्युनिकेशन सिस्टम भी बंद हो जाता है। अब ये सिर्फ आपस में बात कर सकते हैं। ये लोग स्पेसशिप की तरफ ही जा रहे होते हैं कि तभी डेब्रिस तेजी से उनकी तरफ आता है। एक बड़ा सा डेब्रिस स्टोन के पैनल से टकराता है, जिसमें वो काम कर रही होती है। पैनल टूट जाता है और स्टोन स्पेस में तेजी से दूर उड़ने लगती है, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड, जैसे एक पतंग हवा में बह रही हो। अब स्टोन अकेली होती है, स्पेस में घूम रही होती है। उनका ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रहा होता है, क्योंकि वो पैनिक में जोर जोर से सांस ले रही होती है। उसका कम्युनिकेशन सबसे टूट चुका होता है। स्टोन को लगता है कि अब उसकी मौत निश्चित है। तभी कोवाल्स्की की आवाज सुनाई देती है। वो स्टोन से कहता है, अपनी लोकेशन बताओ। स्टोन अपने सूट की लाइट को जलाती है और कोवाल्स्की उन्हें ढूंढ लेता है। कोवाल्स्की के सूट में थ्रस्टर्स है, जिससे वो स्पेस में मूवमेंट कंट्रोल कर सकता है। वो स्टोन को पकड़ता है और स्पेसशिप की तरफ ले जाता है, लेकिन वो बताता है कि डेब्रिस हर 90 मिनट में ऑर्बिट का चक्कर लगा के वापस आएगा। स्टोन अपनी घड़ी में टाइमर सेट कर लेती है। ये टाइमर एक तरह से उनकी जिंदगी का काउंटडाउन बन जाता है। फिर वो एक और एस्ट्रोनॉट को देखते हैं, जिसकी मौत डेब्रिस की वजह से हो चुकी होती है। डेब्रिस की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो किसी भी चीज को आर पार कर सकता है। इस सीन से समझ आता है कि स्पेस कितना अनप्रिडिक्टेबल और खतरनाक होता है। एक पल में सब कुछ खत्म हो सकता है। आगे जब स्टोन और कोवाल्स्की अपने स्पेसशिप तक पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि डेब्रिस ने उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है। सारे क्रू मेंबर्स मर चुके हैं। ये मोमेंट स्टोन के लिए एक और झटका होता है। वो पहली बार स्पेस में आई थी
और अब वो अकेली रह गई होती है। लेकिन कोवाल्स्की हार नहीं मानता। वो कहता है हम 1450 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाएंगे। वहां एक कैप्सूल होगा जिससे हम अर्थ पे वापस जा सकते हैं। यहीं पर जब दोनों आईएसएस की तरफ जा रहे होते हैं, स्पेस के खामोश अंधेरे में सिर्फ थ्रस्टर्स की हल्की आवाज और सांसों की गूंज के बीच स्टोन अपना दर्द कोवाल्स्की को शेयर करती है। वो धीरे से बोलती है, मेरी एक बेटी थी 4 साल की, प्लेग्राउंड पे खेल रही थी और अचानक से गिर गई। उसके सिर पे चोट लगी और फिर वो इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद से कुछ भी मतलब नहीं रखता, न काम न जिंदगी, बस खामोशी। कोवाल्स्की चुप रहता है, फिर कहता है, इट्स टाइम टू गो होम स्टोन। ये पल सिर्फ डायलॉग नहीं है, स्टोन का पहला कन्फेशन है। अब तक वो अपने दर्द को दबाए हुए थी, लेकिन अब स्पेस की खामोशी ने उसे खोल दिया है। ये दर्द ही उसके नमनेस का रीजन है। वो जी रही थी पर जीना बंद कर चुकी थी। आगे सफर आसान नहीं होता। स्टोन का ऑक्सीजन अब 1% के करीब होता है और कोवाल्स्की के सूट का फ्यूल भी खत्म होने वाला होता है। दोनों आईएसएस के बिल्कुल पास पहुंच गए होते हैं, लेकिन स्टेशन तबाह हो चुका होता है। एक कैप्सूल गायब होता है और दूसरा डैमेज, जिसका पैराशूट खुला हुआ होता है। कोवाल्स्की अपने सूट के बाकी फ्यूल का यूज करता है और स्टोन को आईएसएस की तरफ ले जाता है। लेकिन जब वो स्टेशन से टकराते हैं तो उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। दोनों एक बेल्ट से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन स्टोन का पैर पैराशूट की रस्सी में उलझ जाता है। वो कोवाल्स्की को भी पकड़ लेती है, लेकिन रस्सी के प्रेशर से स्टोन का पैर निकलने लगता है। कोवाल्स्की समझ जाता है कि अगर वो स्टोन को नहीं छोड़ेगा तो दोनों स्पेस में हमेशा के लिए खो जाएंगे। वो डॉक्टर स्टोन से कहता है, मुझे छोड़ दो स्टोन। स्टोन रोती हुई मना करती है, लेकिन कोवाल्स्की अपने बेल्ट को खोल देता है और दूर उड़ने लगता है। वो स्टोन से कहता है, तुम स्टेशन के अंदर जाओ, कैप्सूल में बैठो और चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुंचो। वहां से तुम अर्थ पे वापस जा सकती हो। मुझसे वादा करो स्टोन कि तुम जीत के दिखाओगी, हिम्मत नहीं हारोगी और जिंदा बचोगी। जिसके बाद कोवाल्स्की डीप स्पेस में कहीं गायब हो जाता है। उसकी मौत हो जाती है। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल मोमेंट है दोस्तों, जहां कोवाल्स्की ने अपनी जान देके डॉक्टर स्टोन की जान बचाई। स्टोन आईएसएस के अंदर जाती है और अपना हेलमेट उतारती है। उसका ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका होता है, इसीलिए वो एक नई सांस भरती है। वो अर्थ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती। आगे हम देखते हैं कि स्टेशन में आग लग जाती है। वो जल्दी से कैप्सूल तक पहुंचती है। पैराशूट की रस्सी अभी भी उलझी हुई होती है, जिससे कैप्सूल वापस स्टेशन की तरफ खिंच जाता है। तभी 90 मिनट का टाइमर खत्म हो जाता है और डेब्रिस वापस आता है। स्टोन कैप्सूल से बाहर निकलती है, रस्सी को काट देती है और वापस अंदर चली जाती है। लेकिन इंजन स्टार्ट करने पे पता चलता है कि फ्यूल नहीं है। स्टोन अब पूरी तरह से टूट जाती है। वो हिम्मत हार जाती है। वो कैप्सूल के ऑक्सीजन सिस्टम को बंद कर देती है और मौत का इंतजार करने लगती है। तभी डॉक्टर स्टोन को हेलुसिनेशन होता है, जिसमें वो कोवाल्स्की को देखती है। वो उससे कहता है, तुम हार मत मानो, जिंदगी के लिए लड़ना सीखो स्टोन। ये हेलुसिनेशन स्टोन के अंदर के उस हिस्से को जगाता है जो जीने की वजह ढूंढ रहा था। उसे ये एहसास होता है कि कोवाल्स्की ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वो बिना लड़े मर नहीं सकती। जिसके बाद वो एक आइडिया सोचती है। लैंडिंग गियर के थ्रस्टर्स यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज करके कैप्सूल को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये काम करता है और कैप्सूल 100 किलोमीटर दूर चाइनीज स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगता है। आगे डॉक्टर स्टोन चाइनीज स्पेस स्टेशन के पास पहुंच जाती है। स्टेशन के पास पहुंच के स्टोन कैप्सूल से बाहर निकलती है। उसके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, जिससे वो मोमेंट्स को कंट्रोल करती है। लेकिन सिलेंडर का गैस खत्म हो जाता है और वो स्टेशन के आखिरी कोने को पकड़ लेती है। जब डेब्रिस वापस आता है, डेब्रिस स्टेशन को तबाह कर देता है, लेकिन स्टोन कैप्सूल के अंदर पहुंच जाती है। यह चाइनीज स्पेस स्टेशन होता है दोस्तों, इसीलिए सब कुछ चाइनीज लैंग्वेज में होता है, जो स्टोन को समझ में बिल्कुल भी आ नहीं रहा होता है। फिर भी वो रैंडमली बटन्स को दबाती है। आखिर में कैप्सूल लॉन्च हो जाता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री के दौरान कैप्सूल में बहुत गर्मी पैदा हो जाती है, लेकिन स्टोन लैंडिंग के लिए तैयार होती है। कैप्सूल समंदर में लैंड करता है और धीरे धीरे डूबने लगता है। स्टोन अपने स्पेस सूट को उतारती है और बड़ी मुश्किल से समंदर के सरफेस पर आती है। वो किनारे तक तैरती है और जमीन पे किसी तरह पहुंचती है। ये मोमेंट एक रीबर्थ जैसा है दोस्तों।
स्टोन ने न सिर्फ स्पेस के खतरे से बल्कि अपने अंदर के दर्द और अकेलेपन से भी जीत हासिल की होती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है दोस्तों। ग्रेविटी सिर्फ सर्वाइवल थ्रिलर नहीं है, बल्कि जिंदगी के उस अकेलेपन को भी दिखाती है जो हम तब महसूस करते हैं जब सब कुछ खत्म लगने लगता है। मगर आपने देखा दोस्तों कि स्टोन की हर हार के बाद एक छोटी सी उम्मीद का दिया जलता है, जो कि जिंदगी हमेशा एक नई शुरुआत का वादा करती है दोस्तों। उम्मीद है मुझे कि आपको ये ऑस्कर विनिंग मूवी जरूर पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही ऑस्कर विनिंग मूवीज की कहानियां आप तक पहुंचती रहे। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी और नए ऑस्कर विनिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग ऑस्कर ऑन पॉइंट।